निरंजन दा, आपने इस किताब के अंत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने लिखी है, और वो बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है, जहां आप ये लिखते हैं कि एक जब आपका एक्सेस एक तरीके से बंद हो गया नरेंद्र मोदी जी के बाद से, तो आपने कहा, आई होप दैट आई वुड कंटिन्यू टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद हिम, नॉट बिकॉज ऑफ एनी लार्जीज दैट इन एनी केस वुड बी अनवेलकम, but because of the window of understanding that it may provide into the mind of one of the most significant Indian political leaders of the new millennium. इसका मतलब ये कि तब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे देश के, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री बनने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, और तब आपने ये कहा था कि ही विल बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द न्यू मिलेनियम। ये अगर कोई आज कहता तो शायद बात ज्यादा समझ में आती कि जिन्होंने 9 साल का नरेंद्र मोदी का काल देखा, जो कुछ बदलाव हुए, भारत की राजनीति एक बड़े पैमाने पर बदल गई, एक नया पैराडाइम शिफ्ट आया, सारी चीजें आई, लेकिन तब तक सिर्फ गुजरात का अनुभव आपके पास था। तो आपने क्या वो चीज देखी थी जिसके आधार पर आपने ये कहा कि ही विल बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द न्यू मिलेनियम? क्या चीज थी जो उनको बाकी के नेताओं से बिल्कुल अलग कर देती थी, और जिसके आधार पर आपको लगता था कि इस शख्स की जो राजनीति है वो उनको बिल्कुल अलग खड़ी करती है? मेरे ख्याल से एक चीज जो सबसे ज्यादा अलग कर देती थी वो थी कि सिंगल माइंडेड परस्यूट ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के पहले जो भी नेता आया, उनके पीछे कहीं ना कहीं शंका थी कि पता नहीं हिंदुत्व किस हद तक चलेगा। आप चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए या लाल कृष्ण आडवाणी को देख लीजिए, इसके बारे में मैं बहुत लंबे डिटेल में बात कर सकता हूं स्पेसिफिक इंस्टेंसेस में कि कब किसको लगा कि भाई मैं थोड़ा शायद ज्यादा कार्ड ओवर प्ले कर रहा हूं। यहां तक कि 2004 के हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी कहा कि हमारी हार जो हुई वो गुजरात दंगों के कारण हुई। पाकिस्तान जाके लाल कृष्ण आडवाणी को जिन्ना सेक्युलर लग गए। नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे जिन्होंने कभी हिंदुत्व को अंडरप्ले नहीं किया। उन्होंने जरूर रिकैलिब्रेट किया अपने इमेज को। 2002 में उनकी इमेज बनी हिंदू हृदय सम्राट की, कि गुजराती अस्मिता, हिंदू की जो डिग्निटी है उसके लिए हमने काम किया, और उसको हमने गुजरात राज के समय जो कुछ हुआ उसको हमने पूरी तरह से हम सक्सेसफुल रहे। उसके बाद धीरे धीरे 2007 आते आते और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदुत्व मॉडल से नहीं चलेगा, उसके साथ साथ उन्होंने विकास भी घुसाया, तो वो बन गए विकास पुरुष। लेकिन विकास पुरुष बनने के बावजूद उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट का जो लेबल था उसको कभी उठा के साइड में नहीं किया, दोनों पहनते रहे। सवाल असल में उनकी वो नहीं थी, हम जो लोग देखने वाले थे हम क्या देखना चाहते थे। उसमें से जो हम कहते हैं कि सेंट्रल इंडिया, मतलब सेंट्रिस्ट इंडिया, ना राइट के ना लेफ्ट के, उस समय हम लोग चाहते थे, हम लोग मतलब नॉट मैं इंडिविजुअली या आप नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी का तबका ये मानना चाहता था कि नरेंद्र मोदी बदल गए हैं। दिल में शायद जानते थे कि शायद नहीं बदले हैं, क्योंकि उस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट से कोई बदल नहीं सकता। तो यही चीज थी कि उसको समझने ना बहुत महत्वपूर्ण था। और उसके साथ साथ मैं ये मानता था, क्योंकि मैंने संघ परिवार की राजनीति को अयोध्या आंदोलन के शुरू से कवर करता आया हूं, मेरी ये मान्यता थी कि जो हम लोग एक तरह से जो सेक्युलरिज्म का जो एक आइडियल मानते थे कि इंडियंस आर इनहेरेंटली सेक्युलर, और भारतीय जनता पार्टी एक सीमा के आगे अपनी डिविसिव पॉलिटिक्स को लेके एक सीमा के आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये हम लोगों की मिसकंसेप्शन थी। मैं ये मानता था कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनमें एक बहुत बड़ा तबका, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेजॉरिटी में कोई न्यूमेरिकल उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जिसके दिल में ये सोच थी कि ये देश जो है ये हमारा है, हमने उनको मौका दिया 1947 में वहां चले जाने के लिए। जो लोग चले गए वो अपना देश चला रहे हैं, जो लोग यहां रहेंगे वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में उनको रहना चाहिए। ये हमारे तुम्हारे वहां के ये जो कैटेगरी से ये दिल में बैठी हुई थी, लेकिन कोई आर्टिकुलेट नहीं करता था,
क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं माना जाता था, क्योंकि कोई नेता नहीं आया था जो आके डंके की चोट बोले कि नहीं जी आपके दिल में जो है यही सही राजनीति है। नरेंद्र मोदी एक पहले नेता थे जिन्होंने ये जनता को मैसेज दिया कि आपको अपने विचार जो आपके दिल में बैठा हुआ है उससे आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से उनके सक्सेस की प्राइमरी रीजन है। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इस बात को मजबूती के साथ रखा कि ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं को इस मामले में किसी तरीके की कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं जी। अब सवाल ये है कि ये जो उनका असर्शन था, ये उनकी पॉलिटिकल कैलकुलेशन का हिस्सा था या उनके पॉलिटिकल कन्विक्शन का हिस्सा था? यानी जो बात वो कह रहे थे वो विचारधारा से प्रेरित होकर कह रहे थे, या उनको लग रहा था कि हिंदुत्व वो मुद्दा है जिसको पकड़कर मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं और इस देश में बहुमत ला सकता हूं? इन दोनों में फर्क है। एक को हम राजनीतिक अवसरवाद कहते हैं, दूसरे को विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति कहते हैं, और विचारधारा के लिए आदमी कुछ भी गंवाने के लिए तैयार रहता। तो मोदी का क्या था? राजनीतिक अवसरवाद था या विचारधारा से प्रेरित विचार था कि नहीं कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तो हिंदुत्व के रास्ते पे ही चलूंगा? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों था, क्योंकि उनका जो कमिटमेंट है हिंदुत्व राजनीति में वो बिल्कुल मतलब अनवेवरिंग है। कुछ चीजों के मामले में सरकार में रह के उनके थोड़े से प्रैग्मेटिज्म आई होगी, लेकिन जो पावर के जो पथ पे जो जिस रास्ते पे उनको चलना था वो थोड़ा सा 19-20 का मतलब डिस्प्ले का फर्क था। बैनर दोनों साथ चल रहे थे, किस समय किस चीज को कौन से वाले स्लोगन को आगे प्रमोट करना है वो कहने की बात थी। अब जैसे 2013-14 का ही कैंपेन आप देखिए, बात होती थी विकास की, लेकिन साथ साथ एक हिंदुत्व का लेटेंट एजेंडा चलता था। राहुल गांधी जो है उनको शहजादे बोला जाता था, उनको राजकुमार या फिर कुछ और मतलब नॉन इस्लामिक कॉनोटेशन वाला कोई टाइटल नहीं दिया जाता था। दिल्ली का सल्तनत बोला जाता था, दिल्ली का साम्राज्य नहीं बोला जाता था। तो इस तरह से एक लेटेंट हिंदुत्व का मैसेजिंग हमेशा से होता था 2013-14 में, जो मैं आगे कह रहा था हम लोग शायद सुनना नहीं चाहते थे कि मोदी जी इकोनॉमिक्स के अलावा, डेवलपमेंट के अलावा इन चीजों की भी बात कर रहे हैं। गुजरात मॉडल के बारे में लोग बोलते थे, लोग वाहवाही करते थे कि जैसे पता नहीं गुजरात में शायद एक लंबे समय के लिए पीसी सरकार जाके वहां पूरी जादू करके आ गए, लेकिन गुजरात में भी इनफ एविडेंस था। हमने भी, मतलब मेरे किताब में, मैं तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं था, लोगों ने रिसर्च करके एस्टैब्लिश किया था कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में जितने एमओयू साइन होते थे उनका एक बहुत टाइनी फ्रैक्शन ही अल्टीमेटली जाके एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट होते थे। तो किस तरह का मतलब वो गुजरात मॉडल में हाईवेज बने, बड़े बड़े मेन हाईवेज बने, लेकिन आप गांव देहात में जाइए तो आपको वहां पे भी उतनी ही लेवल ऑफ डेप्रिवेशन देखने को मिलती थी। गुजरात के कुछ एडवांटेजेस थे जो और स्टेट्स के तुलना में, खास तौर से जो बीमारू स्टेट्स कहते हैं उनकी तुलना में आगे थे। उसके पीछे हिस्टोरिकल कारण था, उन कारणों में मोदी या बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो वो क्या चीज थी? इसका मतलब ये कि आपको क्या लगा कि पॉलिटिकल कैलकुलेशन पर उनका फोकस ज्यादा था कि हिंदुत्व कामयाब होगा, या विचारधारा वाला पुट ज्यादा था? मेरे ख्याल से दोनों चीजें थी। जो चीज जहां जरूरत होती थी उसको वो आगे प्रमोट करते थे। जहां उनको लगता था, जिन जगहों पे जाके लगता था कि उनको आइडियोलॉजी पे एम्फेसाइज करना चाहिए, वहां पे आइडियोलॉजी की एम्फेसिस करते थे, और जहां पे उनको लगता था कि थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होना बहुत जरूरी है तो वहां जाके प्रैग्मेटिक होते थे। अगर आप 2013-14 के उनके जो कैंपेन के जो भाषण देखेंगे और उनको डीपली एनालाइज करेंगे तो शायद आप कह सकते हैं कि हम इन स्टेट्स को ये मान सकते हैं, कुछ स्टेट्स को आप लेबल लगा सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मतलब जो खास तौर से जो उत्तर और पश्चिम के जो स्टेट्स हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिविजिव पॉलिटिक्स है इसकी एक्सेप्टेबिलिटी रिलेटिवली दक्षिण भारत या फिर पूर्व भारत की तुलना में ज्यादा है। तो आप अगर उस समय के जो मोदी जी के जो भाषण देखेंगे
तो किन चीजों पे एम्फेसिस करते थे। तो उन्होंने जैसे 56 इंच वाली छाती वाली जो बात की, वो उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में की। वो आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में जाके उन चीजों के बारे में बात नहीं करते थे। वहां जाके वो उन चीजों के बारे में बात करते कि गुजरात में उन्होंने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से किया, उसके बारे में बात करते थे कि मैंने कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वहां पे लागू किया, करप्शन को हमने वहां पे खत्म किया। इस तरह की तमाम मतलब आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल कैंपेन पॉइंट्स और टॉकिंग पॉइंट्स उनके उन स्टेट्स में होते थे जहां पे डिविजिव पॉलिटिक्स की एक्सेप्टेबिलिटी कम थी रिलेटिवली उसकी। तो हम कहेंगे कि मतलब वो प्रैग्मेटिक भी रहे और आइडियोलॉजिकली भी कमिटेड रहे पूरे उस कैंपेन में, और पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री के तौर पे भी हम ये कहेंगे कि यही चीज रही। जब मैं 2014 में जो 2014 की जो चुनाव हो रहा था, उस पर मैंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द क्राउन प्रिंस, द ग्लैडिएटर एंड द होप, द बैटल फॉर चेंज। और उस किताब की रिसर्च करते समय मुझे इस बात का आई वाज सरप्राइज्ड कि जो जिसको हिंदुत्व का एजेंडा कहते हैं वो लगभग उनके कैंपेन से नदारद था। और सिर्फ अगर आप देखें असम में एक दो जगह पे जाके उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिससे लगता था कि वो थोड़ा बहुत गुजरात में जो उनका कैंपेन होता था उससे इन्फ्लुएंस्ड है। पूरा कैंपेन 2014 का ऐसा लगता था जैसे कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं, डायनेस्टी से देश को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो एक सेकुलर पुट उसमें दिखाई पड़ता था। क्या आपको लगता था कि 2014 में जब वो कैंपेन कर रहे थे तब वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हिंदुत्व का एजेंडे पर अगर चलेंगे तो शायद गुजरात के बाहर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी? क्या ये हिचक उनके अंदर थी? मेरे ख्याल से हिचक नहीं थी। उनको जो उनके जो एडवाइजर्स थे उस समय जिन्होंने कहा था कि किन चीजों पे एम्फेसाइज करना चाहिए, उन्होंने उनको जरूर ये बात बताया था कि आपकी जो हिंदुत्व कलर्ड जो आपकी जो पर्सनालिटी है उसके बारे में सब लोग जानते हैं, उसको आपको कहने की उतनी जरूरत नहीं है। आप अपने कैंपेन को उतनी डिविसिव मत बनाइए। आपको एक अपनी जो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जो आपने 2007 के बाद ऐड किए हैं, जैसे 2008 में सबसे पहले टाटा वहां गए उनकी नैनो कार प्रोजेक्ट को लेके, जब बंगाल में उनको जमीन को लेके प्रॉब्लम होती रही वहां के प्रोटेस्ट को लेके। तो उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने इंडस्ट्री को दोबारा से गुजरात को में एक्सेप्टेबिलिटी मतलब गुजरात फिर से इंडस्ट्री के लिए एक्सेप्टेबल हो गई। आपको याद होगा कि 2002 के दंगों के बाद CII और एसोचैम जैसी इंडस्ट्रियल ट्रेड बॉडीज ने गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया था, जिसको लेके बहुत कंसिस्टेंटली साउथ गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स में काम हुआ था, जिसमें गुजरात के पूंजीपति इन्वॉल्व थे और उनके साथ के जो करीबी जो लोग थे इंक्लूडिंग गौतम अदानी साहब, वो लोग उस पर्टिकुलर एफर्ट में बहुत ही आगे थे कि गुजरात में दोबारा से किस तरह से इन्वेस्टमेंट को लाया जाए। वाइब्रेंट गुजरात का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन ये फ्रक्टिफाई अल्टीमेटली सिंबॉलिकली तब होता है जब टाटा अपनी नैनो प्रोजेक्ट को लेके जाते हैं तो उनके एडवाइजर्स बोलते हैं आप जो अभी तक किए हैं उसके बारे में सब जानते हैं। आपको 2002 में करके आपने किस तरह से सिचुएशन को एक तरह से रिजॉल्व कर दिया, मतलब रिजॉल्व कर दिया। ये चीज अक्सर गुजरात में आपको ध्यान होगा कि 2013-14 में सुनने को आता है कि लोग धीमे स्वरों में बोलते थे कि 2002 के बाद मुसलमान कभी उठ के खड़ा नहीं हुआ हिंदू के सामने। ये बोला जाता था कि आता है, बिजनेस करता है और दोबारा से अपने मोहल्ले में चला जाता है। जो एक इंटरमिंगलिंग जो कल्चर था गुजरात के कई जगहों में, वो एक तरह से 2002 के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो उनके एडवाइजर्स ने यही कहा कि आप दूसरे चीजों को बात करिए, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन लोगों में बहुत है। करप्शन को लेके बहुत ज्यादा लोगों के बीच में, मतलब वो एक तरह से मतलब मेजर सोर पॉइंट हो गया लोगों के दिमाग में। आपको याद होगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आपने भी उस आंदोलन को बिल्कुल शुरू में एज पत्रकार देखा था और बाद में पॉलिटिकल भी इन्वॉल्व थे। तो वो एक तरह से कैरियर्स बन गए नरेंद्र मोदी को ले जाने के लिए। बस उनको उस पूरा मूवमेंट का, उस पूरा सेंटिमेंट का
एक तरह से अपने आप को नेचुरल लीडर के तौर पर पोजीशन करने की जरूरत थी, जो उन्होंने 2014 में बखूबी किया। लेकिन कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स को छोड़ के आ गए। जैसे मैंने आपको कहा कि मतलब शहजादे और सल्तनत का इस्तेमाल, वो तो एक तरह से स्ट्रेट अवे मतलब जो उनका जो कम्युनल लिंग्विस्टिक्स है, हाँ लिंगो जो है, वो एक तरह से पूरा इस्तेमाल हो रहा था। वोकैबुलरी जो थी वो पूरी तरह से कम्युनल थी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।